Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am मीनाक्षी। कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे हो, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से चल रही हो, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। अगर कहीं पर भी आपका कोई डाउट आपको आ रहा है, कहीं पर आप डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हो, सो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं रीडिंग के लिए। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स आपका जो स्कोर होगा उनका वो आपका रीडिंग और राइटिंग में जाएगा, बट रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स का स्कोर आपका सिर्फ रीडिंग सेक्शन में रहता है। इसके भी आपके पास 5 to 6 पैसेज आएंगे, 4 to 5 के राउंड आते हैं, जिसमें क्या होगा आपके पास एक आपको प्रॉब्लम इसको करने में आती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके टाइम की मैनेजमेंट। जब तक आप इस सेक्शन तक पहुंचते हो तब तक आपका जो ऑलमोस्ट टाइम है वो आपके पास 5 मिनट तक ही रह जाता है, अगर आपने जो पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके किया होगा। अगर आपने उसमें तुक्के लगाए हैं फिर आपके पास टाइम ही टाइम होता है, सो उसको आप जैसे मर्जी कर लो, उसमें कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। बट अगर किसी ने अच्छा स्कोर लेना है, 60 स्कोर लेना है, 60+ स्कोर लेना है या अबव लेना है, सो उसको हर एक पार्ट को टाइम में डिवाइड करके करना है, जिससे उसको हेल्प मिले कि उसका जो ओवरऑल स्कोर हो वो अच्छा आए। और अब आपको पता ही होगा कि कनाडा ने भी स्पाउस के साथ भी और चाइल्ड के साथ भी क्या कर दिया है, वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया है। आप सभी की फ़ाइल जो होगी वो एक साथ ही प्रोसेस होगी। सो प्लीज़ अपने जो स्कोर है उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करना, ना कि ये सोचना कि मैं बस एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, अगर हो गया तो ठीक है वरना रहने देते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, अपने अपना फ्यूचर बनाना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। मैंने आपको रीडिंग की बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की हैं, प्लीज़ उनको वॉच करना, जिससे आपको रीडिंग को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपका जो स्कोर होगा वो भी इम्प्रूव होगा। आपको करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा जब आपको जो पैसेज होगा उसका मीनिंग क्लियर होगा, जो ऑप्शन होंगे उनका मीनिंग क्लियर होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो को वॉच कर सकें और आप अपना जो एग्ज़ाम है उसको ईज़िली क्रैक कर सकें। सो आज जो आपका ये पार्ट है इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से भी जानते हो। सो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक पैसेज गिवन होगा, उसके डाउन में आपको ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट करके अपने पैसेज में फिल करना है। बिल्कुल इजी ऑप्शन होते हैं, बट हमारे पास कन्फ्यूजन सबसे बड़ा ये होता है कि सेम मीनिंग होते हैं, जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका मीनिंग हमें डीपली क्लियर नहीं होता। हमें मालूम होता है कि ऐसा हो सकता है, बट उसका जो प्रॉपर मीनिंग है उसको यूज़ कैसे करना है वो हमें क्लियर नहीं होता। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या करना है, क्विकली इसको रीड आउट करना है कि ऑप्शन के आसपास वाली लाइन्स हमें क्या मैसेज दे रही हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। सो स्टार्ट करते हैं। डेविड लिंच इज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एजुकेशन एट चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, कि वो हेड हैं इस यूनिवर्सिटी के। एंड ब्लैंक टू दिस ही वॉज सबडीन इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड क्रिएटिव आर्ट्स, यानी कि जो पैसेज हैं ये इनके बारे में है, डेविड लिंच के बारे में है, कि जो क्या है प्रोफेसर हैं और एक हेड ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी में। फिर एंड ब्लैंक टू दिस सबडीन है इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन क्रिएटिव आर्ट्स एट सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी एंड फाउंडेशन हेड ऑफ द यूनिवर्सिटीज नूजा ब्लैंक। David's career in education began as a primary school teacher in Queensland in the early 1980s and progressed to 4 principal positions before blank higher education. डेविड रिसर्च इंटरेस्ट प्रिडोमिनेंट इन टीचर एजुकेशन, यानी कि उसको टीचर एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट था, मेन उसका यही था। प्रिडोमिनेंट का मीनिंग होता है कि आपका मेन उसका सबसे हाईएस्ट जो इंटरेस्ट है वो टीचर में बनने में था, विद पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू बिल्डिंग टीचर कैपेबिलिटी टू मीट अ चेंज्ड वर्ल्ड। ओके, सो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पूरा पैसेज है वो आपका इनके बारे में है। अब हम क्या करते हैं, वर्ड को रीड करते हैं। एनलिस्टिंग
ठीक है। एनलिस्टिंग का मीनिंग होता है जब आपका किसी भी आपका कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, आप किसी चीज़ में ज्वाइन हो जाते हो। कैंपस आपको पता है कि जो आपका पूरा एक जैसे आपका कॉलेज होगा उसको हम बोल देते हैं कि कैंपस है। डिपार्टमेंट, कोई भी एक प्रॉपर सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट होता है आपका। एंटरिंग, जब आप किसी चीज़ को बिगिन करते हो, किसी को स्टार्ट करते हो, ठीक है। ड्यू कि इस वजह से। प्रायर कि सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी वर्ड आपका प्रायर से ही मिलके बना है, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि देखो एंड ब्लैंक टू, ठीक है, टू दिस ही वॉज सबडीन इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड क्रिएटिव आर्ट्स एट सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी। तो पहले आपने क्या किया, डेविड लिंच इज प्रोफेसर। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो प्रेजेंट टेंस में बात चल रही है, ठीक है, कि वो अभी प्रोफेसर और हेड ऑफ एजुकेशन वहाँ पर है। बट यहाँ पर देखो ध्यान से, एंड ब्लैंक टू दिस ही वॉज सबडीन इन द फैकल्टी। अब हमारे पास देखो टू वाले हम बोलते नहीं है, अब देखो टू एनलिस्टिंग टू दिस ही वॉज नहीं आएगा, ठीक है। कैंपस टू कोई बात ही नहीं है, डिपार्टमेंट टू भी नहीं आएगा, एंटरिंग टू भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन हमारे पास बचते हैं ड्यू टू और प्रायर टू। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा पैसेज है कि हम ड्यू टू लगाएं, ड्यू टू लगा के निकल जाएं, बाकी चीज़ें देखें ही ना, हमने ड्यू टू नहीं लगाना कि इस वजह से वो क्या है, सबडीन है। यहाँ पर देखो टेंस देखो, यहाँ पर वो बोल रहे हैं वॉज थे, यहाँ पर वो बोल रहे हैं इज की हैं। सो मीन्स क्या है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि पहले वो ये थे, एंड प्रायर टू दिस कि इससे पहले। सेंस देखनी है आपने, ये नहीं कि हमने तो जैसे ड्यू टू पढ़ा है तो हम यहाँ पर भी ड्यू टू ही लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखना है कि वो किस चीज़ में बात कर रहे हैं, सेंस क्या दे रहे हैं वो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पर है वो क्या है, क्रिएटिव आर्ट्स एट सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी एंड फाउंडेशन हेड ऑफ द यूनिवर्सिटीज नूजा ब्लैंक। अब हेड हैं इसके ऑफ द यूनिवर्सिटीज नूजा। अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गए, जो ऑप्शन बचे वो कौन कौन से थे, एनलिस्टिंग है, कैंपस है, डिपार्टमेंट है, अब एंटरिंग है। अब यूनिवर्सिटीज नूजा में क्या होंगे, या तो वो आपका देखो कैंपस तो आएगा नहीं, ठीक है, सॉरी डिपार्टमेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या होता है, अब यहाँ पे बोला उन्होंने फाउंडेशन हेड ऑफ द यूनिवर्सिटीज नूजा। अब सब्जेक्ट का नेम तो नहीं है ना यहाँ पे कि वो केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में है, वो फिजिक्स के डिपार्टमेंट में है, वो मैथ के डिपार्टमेंट में है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। उन्होंने पूरी की पूरी जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, नूजा कैंपस। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो। साथ के साथ फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है मुझे प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आपको वो डाउट क्लियर कर सकूं और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। देन आपके रीड करो कि जो डेविड्स है करियर इन एजुकेशन बिगेन, उसने जो शुरू किया था एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर स्टार्ट किया था इन क्वींसलैंड में इन अर्ली 1980s में, एंड प्रोग्रेस टू 4 प्रिंसिपल पोजीशन, यानी कि उसकी प्रमोशन होती गई बिफोर ब्लैंक हायर एजुकेशन। अब देखो ऑप्शन क्या कौन कौन से बचे, कैंपस चला गया हमारा, डिपार्टमेंट चला गया, ऑप्शन बचे हमारे पास एंटरिंग एंड एनलिस्टिंग। सो इनमें से ऑप्शन देखो, अब प्रोग्रेस टू 4 प्रिंसिपल पोजीशन बिफोर ब्लैंक हायर एजुकेशन, अब वो कहाँ जा रहा है, हायर एजुकेशन करने जा रहा है, ठीक है। उसने कोई जॉब में किसी उस फील्ड में तो एंट्री नहीं की ना कि उसने कहीं पर जॉब में सिलेक्शन किया, जैसे किसी आर्मी में, नेवी में, कहीं पर भी सिलेक्शन किया। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एंटरिंग, यानी कि जब कुछ भी चीज़ वो स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है, बिफोर एंटरिंग इन द हायर एजुकेशन। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा बिफोर एंटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें। अब भी हमें क्या करना है, पहले जो मेन वर्ड हैं उनको
फाइंड आउट कर लेना है, क्विकली अपने ऑप्शन से गो थ्रू होना है कि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो अंडरस्टैंडेबल हैं कि नहीं, उनके मीनिंग हमें क्लियर हैं कि नहीं। फिर भी अगर कोई ऐसा वर्ड आपके पास बीच में आ जाए जिसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं है तो उसको आपने एलिमिनेट करना सीखना है कि कैसे आपने उसको एलिमिनेशन लगाना है। ग्रामर रूल को फॉलो करके पैसेज की जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं उनको रीड करके वहाँ से आपको कुछ ना कुछ इसमें क्लू दिया होगा। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा कि इज और वॉज के थ्रू, वैसे तो हम क्या करते हैं टाइम की कमी में क्या करते हैं वहाँ पर ड्यू टू लगा के निकल जाते हैं कि हाँ बस ड्यू टू ही आएगा, बाकी को तो हम देखते ही नहीं है उस टाइम क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा 1-2 लाइन को रीड करके उसको ईजिली करना है ताकि आपका एक मार्क्स आपका पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या पता किसी स्टूडेंट को मान लो 58 की नीड हो, अगर उसके 57 आए सो उसे बाद में रियलाइज होगा कि उसने काश ये चीज़ उसने की होती। सो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, most important of all is the fact that for each new ballet pantomime created at the Paris Opera during the July monarchy। अब देखो, अब जी हमें तो इस चीज़ का मीनिंग क्लियर ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये हमारा कि पेरिस ओपेरा में कुछ ना कुछ हुआ था जुलाई के टाइम पे, अब मोनार्की का मीनिंग भी हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद अ न्यू स्कोर वॉज प्रोड्यूस्ड, अब ये तो क्लियर होगा कि नया कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर कुछ न्यू जो रिकॉर्ड थे वो हुए। द रीज़न फॉर दिस इज सिंपल, कि इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल था। दीज बेल्ट पेंटोमाइम्स टोल्ड स्टोरीज, अब देखो ये स्टोरी तो हमने सभी ने पढ़ी है, स्टोरीज का मीनिंग तो हम लोग को सभी को पता है कि वो कुछ ना कुछ उसने कहानी बताई होंगी वहाँ पर। इलेबोरेट वंस, उसने उनको इलेबोरेट किया, इलेबोरेट वर्ड भी मोस्टली को क्लियर होता ही है कि उसकी व्याख्यान किया, उसको बहुत पढ़ा चढ़ा के हमें एक्सप्लेन किया। एंड म्यूजिक, अब म्यूजिक भी भाई साहब सभी को ही पता होगा कि म्यूजिक होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जो ये थी, ये बेल्ट पेंटोमिम्स थी, ये क्या थी कि उसमें क्या किया गया, कुछ ना कुछ परफॉर्म किया गया जो हमें कुछ ना कुछ स्टोरी को इलेबोरेट कर रही थी म्यूजिक के साथ, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस उसके अंदर हुई है। क्लियर है? यहाँ से मैंने कहा कि फर्स्ट 2 लाइन्स को एक बार रीड करना, वहाँ से आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट लाइन से आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। एन इंडिस्पेंसेबल टूल इन गेटिंग दैम अक्रॉस टू द ऑडियंस, यानी कि बहुत अच्छा टूल था पूरी ऑडियंस का अपनी तरफ ध्यान खींचने का, ठीक है। वेल ब्लैंक कोमा, ब्लैंक के बाद कोमा के ऊपर बिल्कुल फोकस रखना, ठीक है, उससे 1-2 ऑप्शन को करने में आसानी होती है, बहुत हेल्प होती है। म्यूजिक हैड टू बी न्यूली क्रिएटेड टू फिट ईच स्टोरी, यानी कि म्यूजिक को भी उसमें क्या क्या किया गया था, यूज किया गया था हर एक स्टोरी के अकॉर्डिंग। देखो न्यूली क्रिएटेड टू फिट ईच स्टोरी, प्रेशर डाला उन्होंने कि ईच स्टोरी, हर एक स्टोरी में। म्यूजिक टेलर मेड फॉर ईच न्यू बैलेट पेंटोमाइम however was only one weapon in the opera's explanatory arsenal। अब इसका मीनिंग भी हमें नहीं पता, बट इसका तो पता होता है, वेपन बोलते हैं हम हथियारों को, बहुत सारे सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, कि ऐसी बिल्डिंग थी जहाँ पर बाकी सारी जगह क्या थी, म्यूजिक को परफॉर्म किया गया था, लेकिन ओनली एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सिर्फ हथियारों को ही रखा गया था, ठीक है। मान लो कोई ऐसी कोई फंक्शन था जिसमें हर एक चीज़ को डांस के थ्रू बताया गया था, ठीक है। एक जुलाई मोनार्की हुई थी जब कोई राजा कुछ अपने अकॉर्डिंग करता है, जहाँ पर राजा रानी क्वींस वगैरह होती है मान लो, ठीक है, तो वहाँ पर इस चीज़ को एक परफॉर्मेंस की गई थी, एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया था जुलाई में, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे क्या हुई थी, स्टोरेज हुई थी, इलेबोरेशन हुई थी उसकी म्यूजिक के साथ। अब कोमा आया तो कोमा के लिए हम पहले ऑप्शन देखते हैं कि कोमा कहाँ कहाँ लगता है हमारा। देखो देयरफॉर, पार्टिसिपेंट, देयरफॉर का मतलब होता है कि जब हम किसी रीजन के लिए यूज करते हैं। पार्टिसिपेंट कि किस किसने उसमें पार्टिसिपेट किया था। रिविजन्स यानी कि उसकी प्रैक्टिस की गई अगेन एंड अगेन। दस कि कैसे किया। अनदर कि इसके अलावा। आइदर या ये। रिव्यूज़ कि उनका प्रदर्शन को आंका गया, रिव्यू लिए, ठीक है। परफॉर्मर्स कि जिन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया था, ये वो हैं, ठीक है। सो अब ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग हमें नहीं क्लियर है। अब यहाँ तो जी कोमा आया हुआ है, अब हमें पता है कि कोमा किसके बाद आता है, या तो देयरफॉर है या हमारे पास दस है, क्योंकि कंक्लूजन में हमारे पास यही होते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो देयरफॉर है वो हमारा मोर एकेडमिक वर्ड है दज से। दज को हम यूज करते हैं एज अ कि हाउ
हाउ के तौर पर हम यूज करते हैं, कैसे ये हुआ, ठीक है। बट यहाँ पर क्या बोला है, वेल ब्लैंक म्यूजिक हैड टू बी न्यूली क्रिएटेड टू फिच इट स्टोरी। ये तो नहीं कि कैसे म्यूजिक को फिट किया गया, उन्होंने तो बोला कि म्यूजिक ने क्या किया, हर एक स्टोरी के अकॉर्डिंग उसको फिट कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देयरफॉर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर। जब भी आप मोर एकेडमिक वर्ड जो आपको चूज करना है दस और देयरफॉर में, तो वहाँ पर आपको देयरफॉर को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ये आपका यूज होता है कि फॉर दिस रीज़न, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, बहुत सारी ऑडियंस थी, इस रीजन की वजह से म्यूजिक हैड टू बी न्यूली क्रिएटेड टू फिच स्टोरी की, बिल्कुल न्यू म्यूजिक को उनके अंदर फिट किया गया था हर एक स्टोरी के अंदर। ये नहीं बताया कि कैसे किया, ओके, इस रीजन की वजह से। म्यूजिक टेलर मेड फॉर ईच न्यू बैलेट पेंटोमाइम, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया हमारा। एंड ब्लैंक वॉज द बैलेट पेंटोमाइम लिबर्टो, a printed booklet of 15 to 40 pages in length, which was sold in the opera's lobby and which laid out to the plot in painstaking detail। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला था however was only one weapon in the opera's explanatory arsenal, ठीक है, सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जहाँ पर हथियारों को रखा गया था। एंड इसी की इंफॉर्मेशन दे रही है, एंड ब्लैंक वॉज द बैलेट पेंटोमाइम लिबर्टो, प्रिंटेड बुकलेट थी वहां पर, ठीक है, बहुत अलग अलग चीजें थी, सीन बाय सीन परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पर क्या है, एंड कौन आएगा, अब वॉज है, ठीक है, तो पार्टिसिपेंट की, रिविजन्स की, रिव्यूज की, परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर कोई जगह है नहीं। सो ऑप्शन बचे हमारे पास अनदर या फिर आइदर। अब आइदर के लिए और चाहिए था हमें, वो नहीं है, सो ऑप्शन आएगा अनदर, कि बाकी जो क्या थी उन वहां पर अलग अलग चीजें थी। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, क्रिटिक्स ऑल्सो टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू रिकाउंट द प्लॉट्स, यानी कि जो उसमें परफॉर्मेंस थे जिन्होंने जज किया उन्होंने क्या किया, रिकाउंट्स द प्लॉट, वर्ड ध्यान से देखो यहाँ पर, टू रिकाउंट द प्लॉट्स ऑफ बोथ बैलेट पेंटोमाइम्स एंड ओपेराज, यानी कि हर जगह का क्या किया उन्होंने, रिकाउंट किया सब चीज़ों को, इन देयर ऑफ प्रीमियर्स, यानी कि उनके जो उनकी प्रीमियर्स थी। सो डिड द पब्लिशर ऑफ souvenir एल्बम विच ऑल्सो फीचर्ड पिक्चर्स ऑफ फेमस ब्लैंक। अब देखो, ब्लैंक एंड ऑफ सीन्स फ्रॉम फेवरेट बैलेट पेंटोमाइम्स एंड ओपेराज। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले फेमस, अब फेमस वर्ड आया है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि भी पार्टिसिपेंट भी हो सकता है, अब परफॉर्मेंस भी हो सकता है, फेमस पर्सन के बारे में बात चल रही है ना जिन्होंने वो किया है, ठीक है, पिक्चर्स ली है उन्होंने सीन्स की, तो पार्टिसिपेंट तो सभी ने किया है, बट उन्होंने क्या किया है, फेमस के लिए ना, फीचर्ड पिक्चर्स ऑफ फेमस। तो फेमस में क्या आएगा यहाँ पर, परफॉर्मर्स, जिसने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म किया होगा। यहाँ पर पहले इस ऑप्शन को करो। उसके बाद देखो यहाँ पर क्रिटिक्स ऑल्सो टुक इट अपॉन, क्योंकि अब देखो हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गए, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, पार्टिसिपेंट भी चला गया, अब ऑप्शन बचे रिवीजन एंड रिव्यूज। तो देखो यहाँ पर क्रिटिक्स ऑल्सो टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू रिकाउंट द प्लॉट्स, यानी कि जो उन्होंने उसमें परफॉर्म किया था अब उन्होंने खुद को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, रिकाउंट द प्लॉट्स इन देयर प्रीमियर्स जहाँ पर वो फंक्शन हुआ था, जहाँ पर उनको वो चीज़ मिली थी, तो ऑफ देयर, अब रिवीजन तो वो वहाँ पर करेंगे नहीं, खुद को कैसे रिकाउंट करेंगे, रिव्यूज़ के तौर पर। सो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, कैसे होगा, रिव्यूज़ के तौर पर, कि उनके लिए क्या क्या रिव्यू आए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर भी देखो वही करना है, हमने रीड करना है, पिजिन्स आर लैंग्वेजेस। अब देखो ये वर्ड अगर हमें नहीं भी पता, इसको देख के डरना नहीं है, नेक्स्ट वर्ड देखो ना, आर लैंग्वेजेस, यानी कि ये क्या है, सारी की सारी लैंग्वेजेस को, एक लैंग्वेजेस को पूरा वर्ड दे दिया गया है, पिजिन्स आर बोर्न आफ्टर कॉन्टैक्ट बिटवीन एटलीस्ट टू लैंग्वेजेज, यानी कि दो लैंग्वेजेसों के बीच में जब कॉन्टैक्ट होता है उसे थर्ड लैंग्वेज बनती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे हम बोल देते हैं कि हमारी जो देसी लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, वो हमारी क्या है, पिजिन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, ओके। वैसे जो पिजिन्स होते हैं वो बोलते हैं कि जब आपकी जैसे यूरोपियन होगी, डच होगी,
आपकी पुर्तगेज होगी, इन सभी लैंग्वेज को मिलकर जो बनती है वो आपकी पिजन्स होते हैं। फिर भी आपको क्लियर कर रही हूँ। एज मैनी पिजन्स डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्पायर एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि ये कब हुई थी, जब आपके जो एम्पायर थे, राज्य होते थे, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड होती, जब एक जगह से सामान दूसरी जगह पर वो लोग लेते थे। वन ऑफ द लैंग्वेज पेरेंट्स वॉज फ्रिक्वेंटली अ यूरोपियन लैंग्वेज। देखो मैंने पहले ही बता दिया कि यूरोपियन लैंग्वेज है सबसे मेन, सच एज फ्रेंच और इंग्लिश, जैसे फ्रेंच और इंग्लिश होगी। एंड द अदर लैंग्वेज पेरेंट वॉज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल विद whom द यूरोपियंस वर ब्लैंक और whom they were colonizing, यानी कि या फिर colonizing का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। colonizing का होता है जहाँ पर किसी ने राज किया हो, शासन किया हो, कंट्रोल किया उस चीज़ के ऊपर। Usually one of the languages provided the majority of blank items and other provided the grammatical structure. When pigeons become learned as a mother tongue, they become blank. I am not going to discuss pigeons and creoles and contact languages such as in this book in any blank. ठीक है। So अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जब हमने पढ़ा तो यहाँ पर हमें एक चीज़ मिली, usually one of the languages provided the majority of blank items and the other provided the grammatical structure. ठीक है, ग्रामर भी सिखा रहे हैं, ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस। तो कुछ क्या सिखाएंगे, मेजोरिटी ऑफ, देखो डेप्थ होती है हमारी गहराई, बार्टरिंग होती है जब हम किसी भी चीज़ का लेन देन करते हैं लेकिन विदाउट मनी करते हैं। मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको ये बुक दूंगी बट इसके बदले में मुझे आपसे ये पेन चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग होता है जब हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं बाय मनी, नोन की जाना गया उसकी वजह से, ठीक है, नोन जाना जाता है। रिलेशन किसके साथ, इसका ये रिलेशन है। फेयर कि बिल्कुल क्लियरली। कॉन्सोनेंट आपको बोलते हैं जो आपके व्यंजन होते हैं उनको। वोकैबुलरी, अब देखो इन सारे ऑप्शन का तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसके बाद बचे कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट की आइटम्स नहीं होती, ठीक है, कॉन्सोनेंट हमारे वर्ड्स होते हैं। सो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन वोकैबुलरी। ग्रामर आई है तो ग्रामर के अलावा हमारा और कौन सा वर्ड रह गया, वोकैबुलरी, ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखो व्हेन पिजन्स बिकम लर्न एज अ मदर टंग दे बिकम, अब देखो वर्ड बिल्कुल क्लियर है, वो दे रहे हैं प्रॉपर वर्ड को नाम दे रहे हैं कि एज क्रियोल्स क्या जाना जा रहा है, नोन एज होता है, ट्रेडिंग एज नहीं होता, रिलेशन एज नहीं होता, ठीक है, फेयर एज नहीं होता, क्या होता है हमारे पास नोन एज होता है। उसके बाद देखो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस पिजन्स, कि मैं इस पिजन्स एंड क्रियोल्स को डिस्कस करने नहीं जा रही हूँ। एंड कॉन्टैक्ट लैंग्वेजेस एज सच इन दिस बुक इन एनी, अब उसने सिर्फ मेन बताया है। अब देखो ऑप्शन है डेप्थ है, बार्टरिंग, ट्रेडिंग, ये तो है ही नहीं यहाँ पे, दोनों तो आएंगे नहीं कि लेन देन नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इन दिस बुक एनी लेन देन, ये तो आएगा नहीं। इन एनी रिलेशन, फेयर, अब इन फेयर या फिर क्लियरली होता, फेयर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। इन एनी रिलेशन तो वो बता ही नहीं रहे हैं, उसने तो बिल्कुल सामने बोल दिया, बताया है ना उसने, पिजन्स भी बताई है हमें और क्रियोल्स भी बताया, तो यहाँ पर कोई रिलेशन तो वो और तो बताएगा नहीं, उसने बता ही दिया रिलेशन तो हमें। तो यहाँ पर क्या कि इन दिस बुक, इस बुक में, इन एनी और बताने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। क्या नहीं बताएगा वो, डेप्थ में नहीं बताएगा और गहराई में नहीं बताएगा, ओके। अब हमारे पास बचा एक ऑप्शन, ठीक है। इसके लिए हमारे पास बचा, अब पहले देखो वर है, यूरोपियंस वर। नेक्स्ट हमारा जो ये पैसेज है ये पूरा का पूरा हमारा एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में नहीं है। सो इसमें देखो वर के बाद कौन सी फॉर्म आएगी हमारे पास, आईएनजी वाली आएगी। अब आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी है, या तो बार्टरिंग है या तो फिर हमारे पास ट्रेडिंग है। अब वो तो यहाँ पे कोई भी ऐसी लेन देन की बात थोड़ी ना चल रही है कि हम बिल्कुल ऐसे ही लेन देन कर देंगे, एक चीज़ तुम हमें दो, एक चीज़ मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ पर तो बात चल रही है कि उन्होंने जहाँ पर राज किया है वहाँ पर वो लैंग्वेज है, ठीक है। या तो यूरोपियंस वर कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर वो चीज़ों की ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि चीज़ों को लेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सचेंज तो किसके बदले करते हैं, हम अपनी ही कंट्री में कर लेते हैं ना एक्सचेंज, कि तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें वो दूंगा, बाहर तो मनी के साथ काम होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेडिंग वर्ड आएगा। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये सब आपको क्लियर हों। फिर भी आपका कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपके लिए और बहुत सारी वीडियो लेकर आने की ट्राई करूँगी।
ताकि आपको हेल्प मिले अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।